हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यदि आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना हो या फिर अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए कोई बैनर बनाना हो या फिर टेक्स्ट एडिटिंग कोई भी काम करना हो तो आप पिक्सल लैब का उपयोग जरूर करते होंगे, क्योंकि पिक्सल लैब एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर हमें पर्याप्त टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पिक्सल लैब के सारे टूल्स को कैसे उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप पिक्सल लैब को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर पिक्सल लैब के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। सिंपली आप उसको क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और पिक्सल लैब के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूं। न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें इस डिफ़ॉल्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहां पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिख जाएगा। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट टेक्स्ट। यदि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा मिलता है कॉपी का ऑप्शन। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने सिलेक्टेड चीज को कॉपी कर पाएंगे। केवल टेक्स्ट को ही नहीं, हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी शेप्स होगा, एरो होगा या फिर कोई इमेज होगा, हम सारी चीज़ों को कॉपी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारा सबसे पहला वो चीज़ सिलेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे में प्रोजेक्ट में अभी केवल टेक्स्ट ही उपलब्ध है, तो मैं टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जब मैं कॉपी बटन पर क्लिक करूँगा तब आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर एक टेक्स्ट का और ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप कुछ इस तरीके से इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें रोटेट का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बड़े आसानी से देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं इसे रोटेट नहीं करूँगा तो मैं सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर दूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें टेक्स्ट पोजीशन का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं लेफ्ट या फिर राइट या फिर मिड में या फिर लोअर मिड या फिर अपर में या फिर टॉप में बॉटम में कर सकता हूँ। कुछ इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट की पोजीशन को सेव कर सकते हैं और जब हमारी टेक्स्ट की पोजीशन सही तरीके से सेट हो जाए तो इसी तरीके से हम इस चेक मार्क पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कलर का भी ऑप्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ग्रीन कलर को चुना है या फिर मैं ब्लैक या फिर वाइट या फिर रेड, मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ जो हमें अच्छा लगता है या फिर बेहतर दिखता है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम किन्हीं 2 कलरों के समूह को ऐड करके उस कलर को अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर हमें प्लस का आइकन मिलता है जिसकी मदद से हम ग्रेडियंट कलर को क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तब हमें यहाँ पर अपना पसंदीदा कलर बना पाएंगे। और यहाँ पर हमें एक कलर पिकर का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम अपने कलर को पिक करके उस कलर को बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर कलर टूल्स मिलता है। इसके बाद जब हम दोबारा से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर टू फ्रंट और टू बैक का एक और ऑप्शन मिलता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, माना ये जो हमारा टेक्स्ट है ये ठीक इसके ऊपर आ रहा है। शायद आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ए वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड अप्लाई कर लूँगा ताकि आपको मैं बेहतर समझा पाऊँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में और यहाँ से एक कोई भी बैकग्राउंड इनेबल कर दूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट को ठीक इसके ऊपर रखना है और हमारा ठीक पीछे वाला भी टेक्स्ट दिखे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पीछे वाला टेक्स्ट है वो हाइड हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है ये पीछे चला जाए और पीछे वाला टेक्स्ट
ऊपर आ जाए तो सिंपली हम यहाँ पर टू फ्रंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बस उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें वो पीछे वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा कुछ ऐसे। इसके बाद जब हम टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर टू बैक का ऑप्शन मिलता है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट सबसे पीछे चला जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से एक टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए सिंपली मैं इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करूँगा और वो हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक अंडू कमांड मिलता है, जिसकी मदद से हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। मुझे एक स्टेप नहीं करना चाहिए, बल्कि हम और भी ज़्यादा स्टेप पीछे जा सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जब भी टेम्परेली वर्क करते हैं, यानी कि जो करंट टाइम में वर्क करते हैं, उसको ही अंडू कर पाएंगे। उसके यदि हम एक बार अपने प्रोजेक्ट को सेव करते देते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से हटाकर किसी दूसरे एप्लीकेशन को चलाते हैं और दोबारा से पिक्सल लैब ओपन करके दोबारा से पिक्सल लैब में आके हम अंडू कमांड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने जो टेक्स्ट डिलीट कर दिया है, अब मुझे यदि उस टेक्स्ट को दोबारा से वापस लाना है तो सिंपली मुझे इस अंडू वाले बटन पर क्लिक करना होगा, तो हमारा वो टेक्स्ट वापस आ जाएगा। लेकिन हमें इस टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं है, तो मैं दोबारा से इसको डिलीट कर लूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं जो हमें सही तरीके से नहीं दिखाई देती हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जूम बटन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को जूम कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें अपनी 2 फिंगर्स का उपयोग करना होगा, और जब हम 1 फिंगर का उपयोग करेंगे तब इसे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल बार की मदद से कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं ऐसे पहले की तरह सेम ही कर लेता हूँ। इसके बाद हमें ग्रिड लाइन्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को ग्रिड लाइन दे सकते हैं और उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का उपयोग जब हम कर सकते हैं, जब हमें कोई स्ट्रेट लाइन या फिर कुछ भी ड्रा करना रहता है, तो हम ग्रिड लाइन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लेयर्स का एक ऑप्शन मिलता है। लेयर्स के बारे में मैंने एक पहले से ही सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आप लेयर्स के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, सिंपली आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और लेयर्स के बारे में आप पूरी तरीके से जानकारी पा सकते हैं कि लेयर्स का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और इसे इस पेंसिल वाली बटन के पर क्लिक करके आसानी से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे हटा लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर करंट डेट को भी ऐड कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं इसको भी हटा लूँगा। इसके बाद स्टिकर, शेप्स या फिर कोई गैलरी से भी हम कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम इस प्लस वाले ऑप्शन की मदद से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। हम ड्रा की मदद से यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको भी हटा लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक सेव बटन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। सेव एज ए प्रोजेक्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर पाएंगे, और यदि हम चाहते हैं कि हमें उस प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम करना है, तब हम इस सेव प्रोजेक्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं। आप जब इस बटन पर क्लिक करेंगे और इस फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप उस सेव प्रोजेक्ट को निकाल पाएंगे। यदि आप प्रोजेक्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, सिंपली आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद सेव एज इमेज की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और उसको कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को किसी भी जगह शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से वापस आऊँगा और यहाँ पर हमें कुछ इस एप्लीकेशन की तरह से टूल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से हम क्या क्या काम करना रहता है वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 3 डॉट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी इमेज को गैलरी से ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, या फिर कैमरे की मदद से कोई भी इमेज को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर और भी टूल्स मिलते हैं, लेकिन शायद इन सारे टूल्स को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने सारे मेन्यू के बारे में। आप यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे तो हमें कुल 5 मेन्यू मिलती है, जिनकी मदद से हम काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि जब आप इस डिफ़ॉल्ट वाले मेन्यू पर सेट रखेंगे तो आपको यहाँ पर पहले से बने हुए कुछ थीम्स या फिर मैं कहूँ प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जब ए बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन टूल्सों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ टूल्स मिलता है स्टाइल्स का।
स्टाइल्स की मदद से हम यहाँ से कुछ स्टाइल्स को ब्राउज कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपना नेट ऑन रखना होगा और जब हम स्टाइल्स पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मिल जाएंगी जिनको आप अपने प्रोजेक्ट में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है जो कि फिर ठीक पहले की तरह है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। डिलीट का ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में मैंने बता दिया। कॉपी टू फ्रंट टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज, इसके बारे में मैंने भी बता दिया है अभी ठीक पहले। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पैडिंग का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से जब भी हम अपने टेक्स्ट में बॉर्डर को अप्लाई करते हैं और यदि हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने लेफ्ट साइड का बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ाया है और कुछ इसी तरीके से मैं राइट साइड के बॉर्डर को भी बढ़ा सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर हमें कलर्स का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को कलर दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट का कलर इस टाइम वाइट है, अब मैं इसे रेड कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन मिलता है। टेक्सचर ऑप्शन के समझने के लिए सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट को कोई दूसरा फॉन्ट दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फॉन्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट दे दूँगा। हाँ, ये थोड़ा बेहतर है। इसके बाद करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ से कलर टूल्स को ऑफ कर देना होगा। इसके बाद हमें टेक्सचर वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, गैलरी पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जिस भी इमेज का हम टेक्सचर देना चाहते हैं उस इमेज को ऐड करना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं कोई भी इमेज को आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस इमेज को ऐड कर लिया है और मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। तब आप देख कर पा रहे होंगे कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि वास्तव में बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपने टेक्स्ट में टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं और जब इसको इनेबल कर देंगे तो हम इसके रेशियो को भी मेंशन कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल मुझे टेक्सचर की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको हटा लूँगा। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कितना डल या फिर कितना ब्राइट दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा टेक्स्ट, चूँकि मैंने ओपेसिटी को 24 कर दिया है, तो हमारा टेक्स्ट कितना कम दिख रहा है और जब मैं इसे 100 कर दूंगा तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर यदि हमारे टेक्स्ट में शैडो अप्लाई है तो उसकी ओपेसिटी को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट में शैडो अप्लाई नहीं है तो सिंपली मैं इसे बंद ही रखूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मास्क की मदद से हम अपने टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जितना कि हम टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें बहुत से प्रकार के टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इसके बाद जब मैं चेक मार्क पर क्लिक करूँगा तब वो भी टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे टेक्स्ट को हाइड नहीं करना है, इसके लिए मैं अंडू बटन पर क्लिक करूँगा और हमारा टेक्स्ट ठीक पहले की तरह हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट में बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है। यहाँ पर हमें अलाइनमेंट का भी ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैं लेफ़्ट या राइट या किसी तरीके से अलाइनमेंट सेट करना चाहूँ तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। बस मैं आपको शायद सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और उसके बाद जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तब आप इसमें चेंजेस देख सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करना, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे भी हटा लूँगा और ठीक पहले की तरह अपने टेक्स्ट को कर लूँगा, कुछ ऐसे। मैंने रोटेशन कर दिया, मैं इसको ठीक पहले तरीके से सेम कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। स्पेसिंग ऑप्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट में स्पेस दे पाएंगे, टेक्स्ट के बीच के जो करैक्टर होते हैं उनको स्पेस दे पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप यदि लेटर वाइज देना चाहते हैं तो आप लेटर वाइज भी दे सकते हैं, वर्ड वाइज भी देना चाहते हैं तो आप वर्ड वाइज भी टेक्स्ट में स्पेसिंग दे सकते हैं, कुछ इसी तरीके से। और यदि हम इसको चाहते हैं कि पहले एक तरह सेव करना है तो मुझे यहाँ पर अंडू बटन भी मिलता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है। यदि हमारे टेक्स्ट में 2 लाइन्स हैं
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इन लाइंस के बीच के गैप को हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तब हम इस टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है या फिर कोई इमेज है या फिर कोई भी शेप्स है, उसके चारों तरफ एक तरीके की बाउंड्री को अप्लाई करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे टेक्स्ट में ब्लैक कलर की बाउंड्री अप्लाई हो चुकी है। यदि मैं चाहूँ कि मुझे इस बाउंड्री को किसी दूसरे कलर में रखना है, तो मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से स्ट्रोक विड्थ का मतलब होता है कि हम अपनी बाउंड्री को कितना बड़ा या कितना कम रखना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से शैडो का ऑप्शन मिलता है। शैडो की मदद से आप इसके टेक्स्ट के ठीक बाहरी तरफ शैडो को अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे टेक्स्ट में इस टाइम ब्लैक शैडो अप्लाई है, लेकिन मुझे वाइट शैडो अप्लाई करना है, तो मैं वाइट पर क्लिक करूँगा, तब आप यहाँ पर शैडो देख पा रहे होंगे। लेकिन शायद आपको ठीक अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्लर रेडियस को जब मैं इंक्रीज करूँगा, तब आप इसकी शैडो को और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। आउटर ग्लो की मदद से आप यहाँ पर शैडो को और भी बेहतर दिखा पाएंगे और इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आप इसकी शैडो को एडजस्ट कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसे हटा लेता हूँ। इनर शैडो का मतलब होता है कि आप ठीक टेक्स्ट के अपने अंदर की तरफ शैडो को अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे टेक्स्ट के ठीक अंदर तरफ ब्लैक शैडो अप्लाई हो गई। मैं यहाँ पर वाइट करूँगा या फिर रेड करूँगा या फिर मैं कोई दूसरा कलर लूँगा, तब आप यहाँ पर चेंजेस देख पाएंगे और इसकी अपेक्स एक्स और वाई को भी आप एडजस्ट कर पाएंगे ठीक पहले की तरह। इसके बाद हमें यहाँ पर एक इमोज का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट के किनारों में एक सकरापन ला सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर इमोज में इस आइकन में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें पर्सपेक्टिव का ऑप्शन मिलता है। जब इसको हम अनेबल कर सकते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। फिलहाल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे हटा लूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जब मैं यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करूँगा, तब हमें यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर हमें 3D रोटेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को 3D डायरेक्शन में रोटेट कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को 3D डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद 3D ऑप्शन को जब हम अप्लाई कर देंगे, तो अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो शायद आपको बेहतर नहीं दिख रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगा और यहाँ से 3D टेक्स्ट पर क्लिक करके इसकी डेप्थ को कम या ज़्यादा कर लूँगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं और अपने 3D टेक्स्ट में जो 3D टेक्स्ट की डेप्थ रहती है, उसको कोई भी कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है 3D शैडो का ऑप्शन। सबसे पहले मैं यहाँ से सारी चीज़ों को हटा लूँगा, ठीक पहले की तरह ही कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से बैकग्राउंड को भी बंद कर लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर 3D शैडो का ऑप्शन मिलता है। 3D शैडो की मदद से हम अपने टेक्स्ट में 3D शैडो को ऐड कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे टेक्स्ट में नीचे की ओर 3D शैडो इनेबल हो गई है। हम शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर शैडो में देख पा रहे होंगे, और इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसकी ब्लर रेडियस, ओपेसिटी और एक्सटेंड बाई कितना आप बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी हटा लूँगा, तो इसके लिए मैं 3D शैडो पर क्लिक करके इसको डिसेबल कर दूँगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टेक्स्ट के ठीक नीचे तरफ या फिर टेक्स्ट को प्रतिबिंब देना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन जाएगा और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके से। तो दोस्तों, टेक्स्ट या इमेज से रिलेटेड ये सारे टूल्स कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। इन सारे टूल्स का उपयोग आप इमेजेस में भी कर सकते हैं, ये ठीक सेम ही वर्क करेंगे। इसी तरीके से जब हम इस तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो कुछ यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ से स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने पसंदीदा स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मैं लाइक वाले स्टिकर्स को ऐड कर सकता हूँ।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं स्टिकर्स पे जाके यहाँ पर कोई भी स्टिकर्स को ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लाइक का स्टिकर्स ऐड किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इसके बाद इंपोर्ट की मदद से हम अपनी गैलरी से जाकर कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक अपनी ही इमेज को ऐड करके दिखा देता हूँ। कुछ इसी तरीके से हम कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ड्रा टूल्स की मदद से हम यहाँ पर कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं कुछ भी यहाँ पर ड्रा कर सकता हूँ और इसको अंडू कर लूँगा और यहाँ से पेन साइज को कम कर सकता हूँ, यहाँ पर स्मूथनेस को बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर हमें और भी टेक्स्ट से रिलेटेड टूल्स मिलते हैं जिनको हम कर सकते हैं। न्यू इफेक्ट को आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट बाहर की ओर ब्लर सा होगा, जो न्यू इफेक्ट कहलाता है। शायद आपको बेहतर नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को चूज करूँगा। इसके बाद पेन साइज को बढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जब इसको इनेबल करूँगा तब आप यहाँ पर इसके न्यू इफेक्ट को देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं इसे हटा लेता हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ से शेप्स को भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारे शेप्स देखने को मिलते हैं। आप किसी भी शेप्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसको अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। शेप्स को कलर भी दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंने इसको ग्रेडियंट कलर दे दिया है। यहाँ पर सारे टूल्स पहले की तरह ठीक सेम ही हैं, जिनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। फिलहाल मैं इसको हटा लूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर बेजियर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से यहाँ पर हम कुछ लाइंस को यानी कि कर्व लाइंस को भी ड्रा कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें बहुत सी प्रकार की कर्व्स लाइन देखने को मिलती हैं, आप उनको उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी हटा लूँगा। इसके बाद यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में लाइंस, एरो या फिर और भी प्रकार की लाइंस को ऐड करना है, तब आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप इसको कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर भी दे सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम भी ज़्यादा कर सकते हैं और स्ट्रोक की विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर एरो का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ से कुछ और स्क्रॉल करूँगा तब यहाँ पर हमें और भी टूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें कलर टूल्स देखने को मिलता है, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये वाला कलर टूल्स है ये हमारे बैकग्राउंड का कलर टूल्स है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, ना कि हमारे टेक्स्ट का या फिर इमेज का। यहाँ पर आप ग्रेडियंट कलर को भी चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। मैं ग्रेडियंट कलर को ही रखूँगा, जो कि थोड़ा बेहतर दिखे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से ये हमें यहाँ एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने कोई भी प्रोजेक्ट को PNG फाइल में, यानी कि जिसमें बैकग्राउंड नहीं रहता है, उस तरीके की हम अपनी फ़ाइल को बनाना चाहते हैं, तब हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं और वो हमारी फ़ाइल PNG फाइल में बन जाएगी। लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ठीक मैं इसे पहले की तरह ही कर लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर इमेज साइज़ का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप कस्टम तरीके से भी इसकी विड्थ और हाइट को भी बढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमें पहले से बने हुए कुछ साइज मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं YouTube थंबनेल का साइज चुनूंगा, तब यहाँ पर YouTube थंबनेल का साइज आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड को क्रॉप कर सकते हैं। इमेज की मदद से यदि आप अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा बैकग्राउंड ऐड करना है जो कि हमारे गैलरी से हो, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और जब भी उस बैकग्राउंड को चूज करेंगे तो वो हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा एक बैकग्राउंड के तौर पर। अब यदि हम चाहते हैं कि हमें एक बैकग्राउंड को अपने कैमरे से पिक्चर को पिक करके उसे बैकग्राउंड बनाना है, तो आप यहाँ से उस कैमरे का भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी तरीके से जब हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और भी टूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन देख पाएंगे, जिसकी मदद से हम अपने कैनवास को, जिसको हम बैकग्राउंड कहते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ डार्कनेस इफेक्ट को ऐड कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसको कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर ही थोड़ा बेहतर दिखता है, तो मैं इसे ब्लैक कलर ही रखूँगा। इसी तरीके से नॉइस को भी इनेबल करके मैं यहाँ पर नॉइस भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर
इसकी ओपेसिटी या फिर इनहेंस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल इनका उपयोग बहुत ही कम हम लोग करते हैं। इस स्ट्राइप्स की मदद से हम यहाँ पर इन लाइन्स को भी ऐड कर सकते हैं और उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रिपीटेड का ऑप्शन होता है, आप कितनी लाइन्स को दिखाना चाहती हैं, कम या ज़्यादा लाइन्स को दिखाना चाहते हैं। ब्राइटनेस की मदद से सबसे पहले मैं इसको स्ट्राइप्स को डिसेबल कर लेता हूँ। ब्राइटनेस की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसी तरीके से यहाँ पर HUE का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए हम अपने प्रोजेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम प्रोजेक्ट में कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट की सैचुरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों कुछ यही थे पिक्सेल लैब के टूल्स, जिनको हमने बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। यदि अब भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार सजेशन देना चाहूँगा कि आप इन टूल्स को एक बार उपयोग करके ज़रूर देखें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप पिक्सेल लैब को बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।